हेलो एवरीवन, वेलकम टू ईएसआर क्लासेस। टेक्निकल सेक्शन के लेक्चर सीरीज में हम लोग सी प्रोग्रामिंग पे बेस्ड 2 लेक्चर देख चुके हैं। आज हम लोग लेक्चर नंबर 3 देखेंगे। लेक्चर नंबर 3 में जनरली मेन फोकस होगा हमारा स्ट्रक्चर यूनियन पे, उसमें क्या डिफरेंस है। इसके अलावा हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है जो कि फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है इंटरव्यू में, कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट। ये बहुत ही ज्यादा मतलब फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है, पर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहता है, तो इसके बारे में देखेंगे। इसके अलावा एक फंक्शन आता है एस स्कैनएफ, एस प्रिंटएफ। ये क्या होता है, इसके बारे में भी हम लोग इसी लेक्चर सीरीज में लेक्चर में जानेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं पहले फर्स्ट क्वेश्चन से आज के। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर क्या होता है? तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमारे पास डेटा टाइप होता है किसी भी प्रोग्रामिंग में। तो स्ट्रक्चर क्या है? एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है। जनरली अगर हम लोग इंट, फ्लोट ये सब का बात करें तो वो प्री डिफाइंड डेटा टाइप है जो कि पहले से stdio लाइब्रेरी में मौजूद रहता है। लेकिन ये स्ट्रक्चर डेटा टाइप जो होता है ये यूजर डिफाइंड होता है। मतलब क्या है कि हम अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग एक डेटा टाइप बनाते हैं जिसमें डिफरेंट टाइप का डेटा टाइप हम लोग जो प्री डिफाइंड डेटा टाइप है उसको इंक्लूड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग देखें, एक स्ट्रक्चर का प्रोग्राम लिखते हैं अगर हम लोग यहाँ पे, तो सबसे पहले हेड इंक्लूड stdio, ये तो पहला लाइन हो गया। उसके बाद हमको अगर डेटा टाइप कोई डिफाइन करना है जो कि यूजर डिफाइन है, तो स्ट्रक्चर डेटा टाइप के लिए हम लोग स्ट्रक्ट यूज करते हैं। ठीक है, और इसके आगे एक नाम दे देते हैं डेटा टाइप का। सपोज करो मैं अपना ही नाम ले लूं, रजत। ओके, और इसके अंदर हम लोग सपोज करते हैं इंट मार्क्स, एक इंटीजर मार्क्स इसके अंदर डिफाइन कर दिए। इंट रोल नंबर, कैट सरनेम। ये तो एक स्ट्रिंग की तरह डिफाइन होगा। 10 से बड़ा सरनेम तो किसी का होता नहीं है, 10 वर्ड्स। ठीक है, तो हम लोग क्या किए, यहाँ पे एक स्ट्रक्चर का यूजर डिफाइंड डेटा टाइप क्रिएट किए जो कि स्ट्रक्ट से स्टार्ट हुआ। ये हमारा डेटा टाइप का नाम हो गया रजत। जैसे कि सपोज करते हैं कि ऐसा सिचुएशन है कि किसी भी क्लासरूम के या फिर किसी स्कूल को अपना डेटा रखना है, स्टूडेंट का डेटा रखना है, तो वो क्या करेगा, हर एक स्टूडेंट के लिए अगर वो हम लोग जाए कॉलम बनाए अलग अलग डेटा टाइप डिफाइन करके, तो वो थोड़ा सा हमारे लिए कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। उसके लिए वो क्या किया, एक स्टूडेंट के नाम से यहाँ अगर हम यहाँ रजत हटा के स्टूडेंट लिख देते हैं, ठीक है, तो वहां से स्टूडेंट के नाम से हम लोग क्या, उसका जो भी डेटा होगा उस डेटा को निकाल सकते हैं कभी भी, जब चाहे, जब रिक्वायरमेंट होगा तो उस डेटा को हम लोग फेच कर सकते हैं या फिर डेटा उसमें स्टोर कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा यूजर डिफाइंड डेटा टाइप का क्या फायदा है कि एक ही नाम के अंदर, एक वेरिएबल के अंदर हम लोग क्या कर सकते हैं, बहुत सारे डेटा टाइप को इंक्लूड कर सकते हैं। इसका बहुत ज्यादा फायदा भी होता है। तो इसमें क्या होगा, जैसे ही हम लोग इंट डिफाइन किए हैं, इसके लिए एक मेमोरी लोकेशन क्रिएट हो जाएगा। फिर रोल नंबर के लिए एक मेमोरी लोकेशन क्रिएट होगा। फिर कैरेक्टर के लिए एक मेमोरी लोकेशन क्रिएट होगा। डिफरेंट मेमोरी लोकेशन क्रिएट हो गया और उसमें जाके वो सारा डेटा स्टोर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट। आई होप कि सब लोगों को स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया हो। अब यूनियन समझते हैं। तो यूनियन क्या होता है? यूनियन भी यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है, सेम एज स्ट्रक्चर। यूनियन को हम लोग कैसे लिखते हैं, पहले देख लेते हैं कि इसको हम लोग लिखेंगे कैसे। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे स्ट्रक्ट यूज किए थे, यहाँ पे यूनियन यूज करेंगे। ओके, यूनियन स्टूडेंट, देन वी हैव इंट रोल नंबर, कैर नेम, then his marks, int marks। ठीक है, बस इसमें और स्ट्रक्चर में क्या है कि स्ट्रक्चर में हम लोग स्ट्रक्ट नाम के कीवर्ड का यूज कर रहे थे, यहाँ यूनियन कीवर्ड का यूज कर रहे हैं यूनियन यूजर डिफाइंड डेटा टाइप को डिफाइन करने के लिए। ठीक है, पर अब जब हमारे पास स्ट्रक्चर मौजूद है तो फिर यूनियन क्यों यूज कर रहे हैं, या फिर यूनियन मौजूद है तो स्ट्रक्चर क्यों यूज कर रहे हैं? तो ये बहुत बड़ा मतलब रीजन है कि यूनियन भी एक स्पेसिफिक जगह पे यूज होता है और स्ट्रक्चर
का अपना अलग ही रोल है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ये क्वेश्चन तो समझ में आ गया, यूनियन भी एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है, स्ट्रक्चर भी एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है, इसमें भी हम बहुत सारे अंदर में डेटा टाइप को डिफाइन कर सकते हैं, उसमें भी बहुत सारे अंदर में डेटा टाइप को डिफाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है कि डिफरेंस क्या है। फिर स्ट्रक्चर और यूनियन को हम ले रहे हैं, दोनों सेम टाइप का हमको दिख रहा है, बस यही अंतर हम लोग जो डिफाइन किए उसमें तो हमें यही अंतर दिखा कि ये एक यूनियन है, ये एक स्ट्रक्चर है, बस एक कीवर्ड का अंतर किए हैं, बाकी कोई डिफरेंस किए ही नहीं है। तो फिर क्यों स्ट्रक्चर होने के बावजूद भी एक नया कीवर्ड बनाया गया यूनियन को। तो देखिए मेन डिफरेंस क्या होता है स्ट्रक्चर और यूनियन में, हम लोग देखेंगे अगर, तो जब हम लोग स्ट्रक्चर को का लिखे हैं, पूरा ये स्ट्रक्चर जो लिखा हुआ है, इसमें हर एक वेरिएबल के लिए जो हम लोग इंट नाम का वेरिएबल क्रिएट किए हैं, उसके लिए एक मेमोरी लोकेशन क्रिएट हुआ है, रोल नंबर के लिए एक वेरिएबल के लिए एक मेमोरी लोकेशन क्रिएट हुआ है, सरनेम के लिए एक मेमोरी लोकेशन क्रिएट हुआ है। तो इसका अगर हम लोग देखेंगे साइज ऑफ मेमोरी का अगर हम लोग बात करें, इस केस में अगर स्ट्रक्चर के केस में अगर हम लोग मेमोरी साइज का बात करें, साइज ऑफ मेमोरी, तो वो क्या होगा यहाँ पे हमारा फर्स्ट बॉक्स क्या चीज के लिए था, हमारा रोल नंबर के लिए था, तो रोल नंबर को जितना मेमोरी चाहिए वो, प्लस फिर स्टूडेंट सरनेम के लिए जितना चाहिए वो, और मार्क्स के लिए जितना चाहिए वो। मतलब की बात ये है कि सपोज करते हैं कि किसी कोई कंपाइलर हमारा इंट के लिए 4 बाइट का नंबर ले रहा है, 4 बाइट साइज ले रहा है, तो 4 बाइट 4 बाइट 4 बाइट, मतलब अब जो स्ट्रक्चर हम लोग यूजर डिफाइंड डेटा टाइप डिफाइन किए हैं उसका साइज कितना है हमारा 12 बाइट है। जबकि यूनियन में क्या होता है, यूनियन का अगर हम लोग कोड देखेंगे, यूनियन में भी हम लोग सेम किए इसी तरह से डिफाइन, पर इसमें जो मेमोरी लोकेशन ऐसा इसमें नहीं होता है कि इंट रोल नंबर के लिए एक अलग से मेमोरी लोकेशन बन गया, नेम के लिए एक अलग से मेमोरी लोकेशन बन गया, और मार्क्स के लिए एक अलग से मेमोरी लोकेशन बन गया। ठीक है, इसमें अलग अलग मेमोरी लोकेशन ना क्रिएट होके जो सबसे बड़ा साइज का डेटा टाइप होता है उस साइज का मेमोरी लोकेशन क्रिएट हो जाता है। सपोज करते हैं कैर नेम हमारा 100 बाइट का हो गया क्रिएट, ठीक है, तो जो होगा इसमें साइज ऑफ यूनियन नाम का जो डेटा टाइप हम लोग डिफाइन किए हैं यहाँ पे, उसका साइज हमारा कितना होगा 100 बाइट का होगा। ठीक है, मतलब कि जो लार्जेस्ट वैल्यू का जो डेटा टाइप होता है वो वाला हमारा लिया जाता है यूनियन के अंदर, जबकि स्ट्रक्चर के अंदर हमारा सम ऑफ ऑल द साइज ऑफ ऑल द डेटा टाइप लिया जाता है। इसके अलावा और डिफरेंस अगर आपको बताना है तो आप बता दीजिए, वहां पे कीवर्ड स्ट्रक्ट का यूज होता है, यहाँ पे यूनियन का यूज होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या है कि हम यूनियन में क्या करेंगे, एक टाइम पे किसी एक ही वेरिएबल को फेच कर सकते हैं, मतलब एक ही वेरिएबल में राइटिंग या रीडिंग वाला जो वर्क है वो हम एक बार में कर सकते हैं। अब सपोज करो किसी में नाम हम लिख चुके हैं तो उसमें रोल नंबर तो लिखा नहीं जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा हमारे लिए कि हम सिर्फ और सिर्फ कोई भी एक डेटा टाइप एट अ टाइम यूज कर सकते हैं, जबकि स्ट्रक्चर में सारे के सारे डेटा टाइप एक बार में यूज किए जा सकते हैं। आई होप कि स्ट्रक्चर और यूनियन का पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो इसको रिवाइंड करके देखिएगा, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा मतलब एक तरह से कह सकते हैं फ्लुएंटली पूछा गया क्वेश्चन है किसी भी इंटरव्यू में। स्ट्रक्चर यूनियन पे लोग क्वेश्चन पूछते ही पूछते हैं, स्ट्रक्चर यूनियन पॉइंटर ये सब बहुत फेवरेट टॉपिक होता है किसी भी इंटरव्यूअर का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं कि ऑटो कीवर्ड क्या है। तो जनरली हम लोग क्या करते हैं, ऑटो व्हाट इज ऑटो कीवर्ड। तो ऑटो कीवर्ड हमारा एक स्पेसिफिक डिफाइन किया गया है लोकल वेरिएबल के लिए। हम लोग जानते हैं वेरिएबल कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के होते हैं, एक ग्लोबल वेरिएबल होता है, एक लोकल वेरिएबल होता है। ग्लोबल वेरिएबल को कोड में, पूरे कोड में कहीं पे भी हम कभी भी कॉल कर सकते हैं, वो सेम वैल्यू देता है, जबकि लोकल वेरिएबल जो होता है वो किसी भी एक गिवन फंक्शन के अंदर ही कॉल किया जा सकता है। तो ऑटो कीवर्ड जो है जस्ट एक ऑटोमेटिक कीवर्ड, मतलब ऑटोमेटिक, इसको फुल फॉर्म में बोल दो ऑटो को ऑटोमेटिक। तो ये जो है हमारा लोकल वेरिएबल को ही ऑटोमेटिक कीवर्ड से ऑटो वेरिएबल भी कहा जाता है, इसमें कोई अंतर डिफरेंस नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि sprintf फंक्शन का क्या यूज है। तो हम जैसा कि इंट्रोडक्शन में बताए हैं कि sprintf आएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जो कहेंगे, बहुत कम इस पे कॉन्सेप्ट मिल पाता है। तो हम लोग जानते हैं कि printf क्या होता है, आउटपुट के लिए
प्रिंटफ का यूज हम लोग किस काम के लिए करते हैं? आउटपुट के लिए। इसमें आउटपुट में हम लोग किसी वैल्यू को भी आउटपुट करवा सकते हैं, जैसे कि अगर हमको लिखना होगा प्रिंटफ परसेंटेज डी कॉमा ए, इसका मतलब जो ए वेरिएबल पे जो वैल्यू हमारा ये होगा स्टोर होगा वो ये वैल्यू देगा। लेकिन अब sprintf क्या करता है? sprintf बहुत अलग होता है printf से। sprintf क्या होता है? किसी भी चीज में जो वैल्यू है वो किसी स्ट्रिंग में स्टोर करवाता है। फॉर एग्जांपल एक बात हम लोग इसको कोड से अगर हम लोग समझने का कोशिश करते हैं, सपोज करते हैं हम लोग एक इंट मेन के अंदर एक कैरेक्टर टाइप का डेटा string 40, then we have int a equal to 10, char b equal to a, कोई एक वेरिएबल ले लिए b जो कि a वैल्यू स्टोर करवा रहा है। ठीक है, अब क्या है इसमें, तो अगर हमको प्रिंट करवाना होगा a का वैल्यू तो हम लोग क्या लिखते हैं? प्रिंट f परसेंटेज d कॉमा a, तो ये हमको क्या दे देगा? 10 दे देगा वैल्यू। बट अगर हम लोग sprintf लिखते हैं तो ये क्या करता है? देखिए सबसे पहले sprintf लिखने का जो फॉर्मेट होना चाहिए वो हमारा होना चाहिए स्ट्रिंग जो जिस स्ट्रिंग में हमको इसका वैल्यू स्टोर करवाना है। ठीक है, तो ये str एक स्ट्रिंग हम लोग लिए हुए हैं जिसमें a और b वेरिएबल का वैल्यू हमको स्टोर करवाना है। तो स्ट्रिंग परसेंटेज d कॉमा परसेंटेज c, कैरेक्टर के लिए परसेंटेज c यूज करते हैं हम लोग, फॉर्मेट स्पेसिफायर है ये, कॉमा a कॉमा b। तो ये क्या देगा? हमारा प्रिंटफ परसेंटेज डी ए लिखे तो क्या दिया था? 10 दिया था। लेकिन इसको लिखने का क्या मतलब हुआ? एक हमारा यहाँ पर स्ट्रिंग में जो स्ट्रिंग किए होंगे जब हम लोग डिक्लेयर, तो यहाँ पे क्या होगा? एक स्ट्रिंग नाम का वेरिएबल क्रिएट हो गया होगा। ठीक है, अब इस स्ट्रिंग में क्या होगा? ये 10 और ये a वैल्यू स्टोर हो जाएगा। ठीक है, इसका यही होता है। तो सिंटेक्स क्या होगा sprintf के लिए? sprintf के लिए हमारा सिंटेक्स है सिंटेक्स फॉर sprintf। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मतलब आने वाले समय में इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इसको ध्यान रखिएगा सब लोग। printf, और हमेशा ट्राई करना है कि इंटरव्यू में हम लोग जब भी करें स्ट्रिंग जिसमें स्टोर करवाना है तो उन लोगों को, इंटरव्यूअर को हमेशा एक रियल लाइफ एग्जांपल दे के अगर हम लोग समझाने का कोशिश करते हैं तो वो ज्यादा ही इम्पैक्ट देता है हमारा इंटरव्यूअर पे। ठीक है, स्पेसिफायर, तो हमेशा ट्राई यही करना है अपने तरफ से कि हम कुछ रियल लाइफ एग्जांपल, चाहे उसका कोई एक एग्जांपल दे के उनको समझाने का कोशिश करें, इसका बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट होता है। ठीक है, अब देखते हैं, ये चीज समझ में आ गया हम लोग को क्या चीज? sprintf के बारे में। sprintf का हम लोग सिंटेक्स भी देख लिए, sprintf के लिए एक एग्जांपल भी देख लिए। sprintf क्या है? printf से कैसे डिफरेंट है? printf को हम लोग यूज करते हैं किसी भी चीज का आउटपुट लेने के लिए, जबकि sprintf का यूज हम लोग कर रहे हैं किसी भी वैल्यू को स्ट्रिंग में स्टोर करवाने के लिए। आई होप सब लोगों को ये चीज समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे हो क्या है? जैसे प्रिंटफ से हम प्रिंट करवाते हैं, आउटपुट लेते हैं, और स्कैनफ से इनपुट देते हैं। सिमिलरली अब स्कैनफ क्या होगा? वहां प्रिंटफ था, यहाँ स्कैनफ है। तो इससे क्या होगा? जैसे सपोज करते हैं हम कभी भी कोई ए नाम का वेरिएबल है, स्कैनफ परसेंटेज डी कॉमा एड्रेस ऑफ ए लिख दिए। इसका क्या मतलब हो गया कि जब हम इंट ए करके कुछ डिफाइन किए होंगे, तो ये क्या डिफाइन किया होगा? हमारा एक वेरिएबल डिफाइन किया होगा, उसका कुछ एड्रेस होगा 3165 लेट। तो ये क्या करेगा? परसेंटेज डी, ये हमारा ये वाला जो स्टेटमेंट है वो हेल्प करता है किस चीज में? वैल्यू इनपुट करवाने पे। कहां पे इनपुट करवाने पे? जहां पे ए का एड्रेस होगा वहां पे हमारा क्या करेगा? वैल्यू इनपुट करवाने में हेल्प करेगा। जबकि स्कैनफ हमारा क्या करता है? सिमिलरली जैसे हम लोग वहां प्रोग्राम में देखे वैसे ही देखते हैं। एक ले लिए हम लोग इंट ए, इंट बी, स्ट्रिंग कैट str 40
पे हम लोग क्या किए, एक स्ट्रिंग क्रिएट किए 40 करके, ठीक। अब उस स्ट्रिंग में हमारे स्ट्रिंग जो था इनिशियली, उसी क्वेश्चन का हम लोग ले लेते हैं कि स्ट्रिंग में हमने क्या स्टोर करवाया है, 10 ये स्टोर करवा के रखे हम लोग स्ट्रिंग के अंदर, ठीक। अब इसको हमको किसी वेरिएबल में, कोई भी वेरिएबल जो क्रिएट किए हैं उसके अंदर अगर स्टोर करवाना होगा तो हम लोग किसका यूज करते हैं, एस स्कैनएफ का। तो एस स्कैनएफ, इसको भी लिखने का वही तरीका है, सेम str %d कॉमा %c, और कहां पे स्टोर करवाते हैं हम लोग, एड्रेस देके स्टोर करवाते हैं। तो एंड ए कॉमा एंड, तो इससे क्या होगा, हमारा ए में 10 स्टोर हो जाएगा और बी में ए स्टोर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अब ऐसा नहीं है कि स्कैन में स्टोर करवा दिए तो ये हमारा आउटपुट दे देगा या फिर कंसोल पे दिखाई देगा। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं पिछले वाले इसका, अगर पिछले वाले में हम लोग क्या देखे थे, हमारे पास प्रिंटफ था और स्कैनफ था, ठीक है। तो प्रिंटफ क्या करता था, कंसोल पे हमें आउटपुट देता है हमेशा। प्रिंटफ क्या करता है, कंसोल पे हमको आउटपुट देता है। जैसे कि हम प्रिंटफ लिखते हैं तो कंसोल जो आउटपुट का जो विंडो खुलता है उस पे आउटपुट देता है, लेकिन एस प्रिंटफ हमको आउटपुट नहीं देगा। फिर हमको आउटपुट लेने के लिए हमको प्रिंट करवाना पड़ेगा, प्रिंट एफ %s str। तो ये क्या होगा, उस स्ट्रिंग को प्रिंट करवाएगा। मतलब एस प्रिंटफ कहीं से भी हमारा कोई भी डेटा प्रिंट नहीं करवाता है। सिमिलरली एस स्कैनफ हमारा एस स्कैनफ करके अगर हम लोग लिखते हैं कोई भी चीज स्कैनफ करके, तो हम लोग जब रन करवाते हैं तो रनिंग विंडो जब खुलता है तो वहां पे हम लोग डेटा इनपुट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे डेटा इनपुट करने का जरूरी नहीं है, यहाँ डायरेक्ट हम लोग कोड से ही डेटा इनपुट, एक स्ट्रिंग में कुछ है, अब समझिए। एस स्कैनफ का क्या यूज हुआ, किसी स्ट्रिंग में, स्ट्रिंग लेते हैं तो उसमें बहुत सारे वैल्यू पुट अप करेंगे, ठीक है। उस वैल्यू से, स्ट्रिंग क्या है, एक टाइप का एरे है। जैसे एरे में 10 तो हमारा मेमोरी लोकेशन है, 10 में डिफरेंट डिफरेंट डेटा है। उन डिफरेंट डिफरेंट डेटा को किसी वेरिएबल में हम लोग को पुट अप करने के लिए क्या यूज करेंगे, एस स्कैनफ एस प्रिंटफ, ठीक है। इस चीज को हम लोग समझ गए। अगर हमको किसी डेटा से स्ट्रिंग में डालना है तो एस प्रिंटफ, और किसी स्ट्रिंग से हमको उस वैल्यू को डेटा में डालना है तो एस स्कैनफ। आई होप ये क्लियर हो गया होगा सब लोगों का बहुत आसानी से। नेक्स्ट देखते हैं कि टोकन क्या है। टोकन कुछ खास नहीं है, मतलब जो भी हम लोग कीवर्ड्स हो गया, कंटेंट हो गया, ऑपरेटर, इन सब को यूज करते हैं ना, तो उसको हम लोग टोकन का नाम एक दे दिए हुए हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इस कह सकते हैं कि स्मॉलेस्ट यूनिट है ऑफ किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, ये स्मॉलेस्ट यूनिट है जिससे मिल के पूरा का पूरा प्रोग्राम आपका क्रिएट होता है। जैसे कि हम लोग कोई डेटा टाइप ले लिए, कोई कीवर्ड्स ले लिए, अभी जैसे स्ट्रक्ट कीवर्ड लिए हैं, ये भी एक टाइप का टोकन है। किसी को मल्टीप्लाई करना है, किसी का मॉडुलस लेना है, कुछ भी अगर ले रहे हैं तो वो सारा का सारा हमारा एक टोकन है। एक टोकन के अंदर डिफाइन, मतलब कि उसको हम लोग बोल सकते हैं टोकन को कि स्मॉलेस्ट यूनिट है किसी भी प्रोग्रामिंग का, ठीक है। इसमें जो भी प्री डिफाइंड फंक्शंस है वो सारा का सारा हमारा एक टोकन होता है। Our next question is, which is very important for today's class, what is command line argument। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि जब हम लोग फंक्शन के बारे में थोड़ा सा जाने थे तो आर्ग्यूमेंट के बारे में हम लोग जाने थे, उसके अंदर कि आर्ग्यूमेंट क्या होता है। तो आर्ग्यूमेंट हम लोग दो तरह से देखे थे। आर्ग्यूमेंट, सिर्फ अभी इसके बारे में बात करें तो ये कितने तरह का था, दो तरह का था। एक था फॉर्मल आर्ग्यूमेंट, एक था एक्चुअल आर्ग्यूमेंट। याद होगा सब लोगों को, एक फॉर्मल आर्ग्यूमेंट था, एक एक्चुअल आर्ग्यूमेंट। जो मेन फंक्शन के अंदर आर्ग्यूमेंट पास करवाते हैं फंक्शन कॉल के टाइम पे, वो होता है हमारा एक्चुअल आर्ग्यूमेंट। और जो फंक्शन डिक्लेरेशन के टाइम हमारा जो पास हो रहा होता है वो क्या होता है, और फंक्शन डेफिनेशन के टाइम वो क्या होता है, फॉर्मल आर्ग्यूमेंट, ठीक है। अब इसी आर्ग्यूमेंट में जनरली अगर हम लोग डॉस या कोई लोग अगर लिनक्स के साथ काम किए होंगे तो वहां पे क्या होता है, किसी भी चीज को इंस्टॉल करने के लिए एक कीवर्ड हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। तो जनरली हम लोग ऐसा कीवर्ड कैसे क्रिएट कर सकते हैं, यही चीज है हमारा कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट। तो इसमें सब जैसे डॉस सब लोग यूज किए होंगे, तो वहां पे कुछ नाम प्रिंट करना होता है या फिर किसी और चीज का डेटा फेच करना होता है, तो एक कीवर्ड का यूज हम लोग करते हैं, ठीक है। तो सिमिलरली उस टाइप का कीवर्ड हम अपने सेटअप बॉक्स में अपने सिस्टम में कैसे क्रिएट कर सकते हैं, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट का यूज करते हैं। ये कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट जो होता है वो मेन फंक्शन के अंदर हम लोग डिफाइन कर रहे होते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग थोड़ा सा समझेंगे।
हमारे पास आ गया कमांड लाइन CLA लिख देते हैं इसको कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट। इसके लिए हम लोग दो आर्ग्यूमेंट इसके साथ पास करवाते हैं, एक आर्ग्यूमेंट काउंटर, दूसरा आर्ग्यूमेंट वैल्यू। आर्ग्यूमेंट काउंटर जो होता है उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, ARGC, और आर्ग्यूमेंट वैल्यू के लिए ARGV। ये एक काउंटर है तो काउंटर मस्ट बी इंटीजर टाइप होगा, ठीक है, ठीक है। और ये जो होता है ये कैरेक्टर वेक्टर टाइप का होता है, स्ट्रिंग पॉइंटर होता है हमारा, कैरेक्टर टाइप का ही होगा, कैरेक्टर टाइप। अब हमारे मन में एक चीज आ रहा होगा कि सपोज करते हैं हमको एडिशन के लिए कुछ करना है, एक आर्ग्यूमेंट क्रिएट करना है कि ऐड 20 and 30, तो ये अगर इसमें हमारा स्टोर हो रहा है एज अ कैरेक्टर तो कैसे हम ऐड करेंगे, तो इसके लिए क्या आता है, टाइप कन्वर्जन। टाइप कन्वर्जन करके हम लोग इसमें जो स्टोर कर रहे हैं कैरेक्टर टाइप का स्टोर हो रहा है, तो कैरेक्टर टाइप के स्टोर को हम लोग एज अ इंटीजर ट्रीट नहीं कर सकते, तो उसके लिए हम लोग टाइप कन्वर्जन का यूज करते हैं। ये बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है टाइप कन्वर्जन का, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं कि इसका प्रोग्राम कैसे लिखेंगे, ठीक है। तो मेन आर्गुमेंट क्या पास करवाएंगे, एक ARGC कॉमा एक ARGB। इसमें यहाँ पे क्या होना चाहिए, इंट टाइप का, और ये क्या होना चाहिए, कैर टाइप का, और ये एक एरे है, ठीक है। उसके अंदर हम लोग सबसे पहले प्रिंट करवाते हैं printf %d कॉमा ARGC। काउंटर कितना लेना है हम ये बता दिए, और प्रिंट f %s कॉमा ARGV। अब यहाँ पे देखना है, जब हम कोई भी वेक्टर को अगर एरे को डिफाइन करते हैं तो एरे 0th पोजीशन से स्टार्ट होता है, तो 0th पोजीशन पे क्या होगा, इस एरे में फाइल नेम स्टोर होगा, ओके। 0th पोजीशन पे क्या होता है हमारा, फाइल नेम। अगर हम इनपुट दे रहे हैं 2, तो इसका मतलब वो जो एरे क्रिएट हुआ है उसका साइज कितना होगा, 3 होगा, ठीक है। फर्स्ट एरे पोजीशन पे हमारा फाइल नेम होगा, सेकेंड एरे पोजीशन पे हमारा सेकेंड एरे पोजीशन से जो इनपुट दे रहे होंगे वो ले रहा होगा। अब इसमें क्या हम लोगों को करना है, इस चीज को समझना है कि अब हमारे पास ये चीज आ गया। अब इसको हम लोग जिस फाइल नेम से, मान लेते हैं सपोज करो एडिशन के लिए हम लोग लिखे हैं, तो एडिशन के लिए हम लोग को एक लूप बनाना पड़ेगा, इंट I इक्वल टू 0 फॉर I इक्वल टू 0 से 0 नहीं लेंगे क्योंकि 0 में हमारा फाइल नेम है। जनरली जब भी एरे देते हैं तो हम लोग फोर लूप चलाते हैं 0 से, पर यहाँ पे कहां से चलाना होगा हमको, 1 से I लेस देन argc। काउंटर से कम होना चाहिए, काउंटर यही बता रहा है ना कि नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट कितना है, I प्लस प्लस। अब ये तो नहीं लगता है फॉर लूप के बाद, सॉरी। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसमें I इक्वल टू I प्लस सम, एक सम नाम का डिफाइन कर लेते हैं बाहर में ही, इंट सम इक्वल टू 0, देन यहाँ पे सम इक्वल टू सम प्लस I। अब यहाँ हमारा सम में स्टोर हो गया, उस सम को हम क्या करेंगे, प्रिंट करवा देंगे। अब इसको सपोज करते हैं कि हम किसी फाइल नेम ऐड से क्रिएट किए, ठीक है, add.c से क्रिएट किए, तो जब कमांड लाइन पे डॉट पे हम ऐड फंक्शन को कॉल करते हुए अगर आर्ग्यूमेंट पास करवाएंगे, नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट क्या कर सकता है वो, जब मेन फंक्शन के अंदर पास हुआ है इंट argc, वो काउंटर की तरह एक्ट करेगा, नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट हमारा फाइंड आउट कर सकता है। अब जब add.c से हम फाइल क्रिएट किए हैं, तो जब इस फाइल को कॉल करेंगे तो ये पूरा प्रोग्राम हमारा डायरेक्ट रन कर जाएगा विदाउट गिविंग एनी स्टेटमेंट लाइक scanf। scanf स्टेटमेंट देने का हमको जरूरत नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट हम लोग अगर ऐसे ऐड 10 20 30 सो ऑन कर देंगे तो यहां से क्या होगा, ऐड फाइल के अंदर ये वाला जाएगा, और ये वाला हमारा वैल्यू क्या कहां पे जाएगा, वैल्यू स्टोर हो जाएगा इस के अंदर, कैरेक्टर के अंदर, और ये कैरेक्टर वाला वैल्यू हमारा क्या करेगा, और जो ARGC है हमारा आर्ग्यूमेंट C करके वो क्या करेगा, नंबर ऑफ
आर्ग्यूमेंट जो पास हुआ है उसको काउंट करेगा। ठीक है, उससे हम लोग क्या फाइंड आउट कर पाएंगे, नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट फाइंड आउट कर पाएंगे। एरे जो क्रिएट हुआ है उसका फर्स्ट वाला जो होगा वो क्या रखा रहेगा, फाइनल। उसके नेक्स्ट से हम लोग फोर लूप को स्टार्ट किए हैं, तो यहाँ से हम लोग आसानी से पूरा का पूरा उसका एडिशन कर लेंगे बिना स्कैनएफ। मतलब स्कैनएफ क्यों यूज करते हैं, स्कैनएफ का यूज करते हैं हम लोग इनपुट देने के लिए। तो हमको यहाँ पे इनपुट देने का जरूरत नहीं पड़ा और डायरेक्ट हमारा एडिशन होके आ गया कि नहीं आया। यही है कॉन्सेप्ट हमारा कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट का। कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट किसके में हम लोग को आर्ग्यूमेंट पास करवाना होता है, मेन फंक्शन के अंदर आर्ग्यूमेंट पास करवाना होता है। आई होप कि कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट सब लोगों को समझ में आया होगा, प्रिंटफ स्कैनफ भी समझ में आया होगा, और स्ट्रक्चर यूनियन का तो सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो ही गया होगा। ठीक है, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा हो तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है, और दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि उनको भी हेल्प मिले इसमें प्रिपरेशन में। ड्राइव अब तो लगभग कॉलेज में ड्राइव एकदम स्टार्ट होने ही वाले होंगे, तो अभी से अगर आप लोग 1 से 1.5 महीना इस पे टाइम दे देते हैं तो आप लोग का प्रिपरेशन बहुत ही आसानी से और बहुत अच्छे ढंग से हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।